जय हिंद फ्रेंड्स। आज की कहानी शेक्सपियर की उस ट्रेजेडी की है जिसमें एक राजकुमार अपने पिता की हत्या का बदला लेने निकलता है। लेकिन यह बदला इतना आसान नहीं है, क्योंकि जिस व्यक्ति ने उसके पिता को मारा वह कोई दुश्मन नहीं बल्कि अपना कोई सगा है, और उस सगे व्यक्ति ने उस महिला से शादी की है जो हैमलेट की माँ है। यह कहानी है प्रिंस हैमलेट की, एक ऐसा राजकुमार जो तलवार से ज्यादा अपने दिमाग और बातों से लड़ता है। एक ऐसा व्यक्ति जो बदला लेना तो चाहता है लेकिन हर कदम पर टाल मटोल करता है, सिर्फ और सिर्फ सोचता है, और अंत में उसका रिवेंज केवल एक व्यक्ति का नहीं बल्कि पूरे रॉयल फैमिली को तबाह करके रख देता है। तो चलिए शुरू करते हैं हैमलेट बाय विलियम शेक्सपियर। उससे पहले हम इसका बेसिक इंफॉर्मेशन और सारे कैरेक्टर्स जान लेते हैं तो कहानी बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। पहला है हैमलेट का टाइटल। इसका नाम ही हैमलेट है और फुल टाइटल है द ट्रेजेडी ऑफ हैमलेट प्रिंस ऑफ डेनमार्क। इसके ऑथर हैं विलियम शेक्सपियर। जेनरा है इसका ट्रेजेडी और फॉर्म है प्ले और ड्रामा। लैंग्वेज है इंग्लिश। सेटिंग रखी गई है इसकी डेनमार्क में, मेनली एल्सेनोर पैलेस में, कैसल में। इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स, सबसे पहले प्रिंस हैमलेट, यह डेनमार्क के प्रिंस हैं और लेट किंग हैमलेट के सन है। इंटेलिजेंट, थॉटफुल और बहुत ही फिलोसॉफिकल है, और ये पूरे प्ले में अपने फादर के लिए रिवेंज लेते हुए घूमते हैं। नेक्स्ट है क्लॉडियस। क्लॉडियस हैमलेट का अंकल है और नया राजा है डेनमार्क का। इसने अपने ही भाई किंग हैमलेट की हत्या कर दी है और उसकी गद्दी को हथिया लिया है। ये काफ़ी एम्बिशियस, क्लेवर और मैनिपुलेटिव है। नेक्स्ट है क्वीन गर्ट्रूड। ये हैमलेट की माँ है और फिलहाल में तो क्लॉडियस की वाइफ है। शादी करती है क्लॉडियस से जब किंग मर जाते हैं, और ये भी मर जाती हैं जब ये पॉइजनस वाइन पी लेती हैं गलती से। नेक्स्ट है द घोस्ट। यह हैमलेट के फादर का घोस्ट है। यह पूरे प्ले में 3 बार आता है और बताता है कि मुझे जान से मारा गया था। नेक्स्ट कैरेक्टर है ओफिलिया। ओफिलिया लवर है हैमलेट की। इसके फादर का नाम पोलोनियस और भाई का नाम लेतर्स है। ये मेंटली बाद में डिस्टर्ब हो जाती है अपने पिता की मौत के कारण, और बाद में डूबने से इसकी मौत हो जाती है। नेक्स्ट कैरेक्टर है पोलोनियस। यह फादर है ओफिलिया और लेतर का। यह चीफ काउंसलर ऑफ किंग क्लॉडियस है और इसे टाइटल मिला है लॉर्ड चैम्बरलिन्स मैन। हैमलेट इसे फिश मॉन्गर कहकर बुलाता है और यह मार दिया जाता है गलती से हैमलेट के द्वारा। नेक्स्ट कैरेक्टर है लेतर्स। यह पोलोनियस का बेटा और ओफिलिया का भाई है। यह अपने पिता की मौत का बदला लेना चाहता है हैमलेट से, लेकिन मारा जाता है हैमलेट के द्वारा ही। नेक्स्ट कैरेक्टर है होरेशियो। यह बेस्ट फ्रेंड और सबसे लॉयल फ्रेंड है हैमलेट का, और ये पूरे ट्रेजेडी में यही सरवाइव कर पाता है जो हैमलेट की कहानी दुनिया को बताएगा। नेक्स्ट है फोर्टिनब्रास। यह नॉर्वे का राजा है, एम्बिशियस और करेजियस है। चूंकि हैमलेट के फादर ने इसके फादर को मार दिया था, तो ये बार बार नॉर्वे का प्रिंस डेनमार्क पर अटैक करता रहता है। नेक्स्ट दोनों कैरेक्टर है रोजेनक्रेंस एंड गिल्डेस्ट्रेन। ये दोनों हैमलेट के बचपन के साथी हैं और हेल्प करते हैं क्लॉडियस की इन्वेस्टिगेशन करने में। नेक्स्ट है ऑसरिक। यह एक कोर्टियर है। यह बताता है कि हैमलेट और लेटर्स का ड्यूएल होगा, दोनों आपस में लड़ाई करेंगे। नेक्स्ट हमारे कैरेक्टर्स हैं मर्सिलस, बर्नांडो और फ्रांसिस्को। ये तीनों एक कुछ नहीं है, ये दरबारी, ये क्या कहते हैं, ये तीनों गार्ड्स हैं, सॉरी। और मर्सिलस वो पहला इंसान है जिसने हैमलेट के फादर के भूत को देखा था। रिनाल्डो कुछ नहीं, एक सर्वेंट है पोलोनियस का, और इसे भेजा जाता है सीक्रेटली पेरिस में ताकि यह देख सके कि लेटर्स कर क्या रहा है। नेक्स्ट है द ग्रेव डिगर्स। यह ओफिलिया का कब्र खोद रहे होते हैं तब का सीन है, और ये काफ़ी कॉमिक रिलीफ लेकर आते हैं प्ले में। नेक्स्ट है द प्लेयर्स एक्टर्स जो द माउस ट्रैप एट हैमलेट रिक्वेस्ट पर परफॉर्म करते हैं, द मर्डर ऑफ गोंजागो। खैर आइए अब कहानी को शुरू से शुरू करते हैं, और आपको कहानी पसंद आएगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कहानी शुरू होती है एल्सेनोर कासल से। रात का समय था। डेनमार्क के एल्सेनोर कासल में चारों तरफ अंधेरा था, लेकिन कासल के बाहर गार्ड्स कुछ ऐसा देख चुके थे
जिनसे उन्हें डर लग रहा था। उन्होंने एक मिस्टीरियस घोस्ट को देखा था। वह घोस्ट बिल्कुल डेनमार्क के पुराने राजा जैसा दिखाई देता था। गार्ड मर्सिलस कहता है समथिंग इज रोटन इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क, और वह बुलाता है होरेशियो को। होरेशियो को तो पहले बिल्कुल यकीन नहीं होता है, लेकिन जब वो फिर अपने आंखों से देखता है तो वह विश्वास नहीं कर पाता। लेकिन अब वो डिसाइड करता है ना कि प्रिंस हैमलेट को ये सारी बातें बतानी पड़ेंगी। अगली रात हैमलेट वहां पहुंचता है। जब होरेशियो उसे बताया होता है कि आपके पिता का भूत देखा गया है, उसे मिलने की बहुत इच्छा थी, तो वह पहुंचता है। अब हैमलेट वहां पहुंचता है। उससे पहले वह सोच रहा था कि उसके पिता की मृत्यु हो चुकी है, उसने अभी भी काले कपड़े डाल रखे हैं, और सबसे दुख की बात तो यह है कि उसकी माँ गर्ट्रूड ने उसके अंकल क्लॉडियस से ही शादी कर ली है। हैमलेट पहले ही दुख और गुस्से से भरा था। तभी होरेशियो उसे बताता है कि ऐसी बात है। वह आता है और उसके सामने आते हैं उसके फादर के घोस्ट। हैमलेट उसे देखकर चौंक जाता है। वो पूछता है हु आर यू? घोस्ट कहता है आई एम दाई फादर स्पिरिट, मतलब मैं तुम्हारी पिता का भूत हूँ। हैमलेट की सांसें रुक सी जाती। उसके सामने उसके पिता की स्पिरिट खड़ी थी, लेकिन घोस्ट के पास हैमलेट को बताने के लिए एक और भयानक सच था। घोस्ट कहता है मेरी मौत नेचुरल नहीं हुई, मुझे तो जान से मारा गया है। हैमलेट शॉक हो गया। उसने पूछा किसने मारा आपको? घोस्ट धीरे से कहता है तुम्हारे चाचा क्लॉडियस ने। हैमलेट को तो जैसे बिजली का झटका लग गया। उसका अपना चाचा उसके पिता का मर्डरर है। घोस्ट बताता है क्लॉडियस ने सोते समय उसके कान में हेबेनॉन नाम का पॉइजन डाल दिया था, जिससे उसकी मृत्यु हो गई, और फिर क्वीन गर्ट्रूड से शादी करके डेनमार्क की गद्दी को हथिया लिया है। फिर घोस्ट हैमलेट से कहता है रिवेंज इज फॉल एंड मोस्ट अननेचुरल मर्डर, यानी अपने पिता की हत्या का बदला लो। हैमलेट कहता है बेशक। उसके बाद हैमलेट ने एक फैसला कर लिया। उसका जीवन अब केवल उसका अपना जीवन नहीं है, अब उसके जीवन का एक उद्देश्य है रिवेंज। लेकिन हैमलेट सीधे क्लॉडियस को मारने नहीं जाता है। क्यों? क्योंकि हैमलेट केवल भावुक नहीं है, वह एक फिलॉसफी का स्टूडेंट है। उसकी पढ़ाई विटनबर्ग जर्मनी में हो रही थी, तो वह इंटेलिजेंट भी है। वह सोचता है अगर घोस्ट झूठ बोल रहा हो तो, अगर कोई एवल स्पिरिट हुई तो। इसलिए हैमलेट एक प्लान बनाता है। वह पागल होने का नाटक करेगा। वह कहता है फ्रॉम नाउ आई बिहेविंग स्ट्रेंज, आई विल बिहेव स्ट्रेंज। अब हैमलेट कभी अजीब बातें करता है, कभी बिना कारण हंसता है, कभी लोगों को कंफ्यूज करता है। सभी को लगने लगता है कि हैमलेट पूरी तरीके से पागल हो गया है। लेकिन हैमलेट अभी भी अपनी पूरी तरह से कॉन्शियस में था। वह केवल अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए ऐसी हरकतें कर रहा था। हैमलेट की जिंदगी में एक और महत्वपूर्ण व्यक्ति थी, वह थी ओफेलिया। ओफेलिया पोलोनियस की बेटी थी। हैमलेट और ओफेलिया एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे, लेकिन हैमलेट के पिता की मौत के बाद सब बदल गया है। अब हैमलेट किसी पर विश्वास नहीं करता। ओफेलिया उसके स्ट्रेंज बिहेवियर से परेशान थी। वह अपने पिता पोलोनियस से कहती है, हैमलेट के बारे में बताती है, फादर हैमलेट बहुत बदल गया है। पोलोनियस कहता है बात क्या है? तो वो बताते हैं कि पता नहीं क्या हुआ था, हैमलेट कमरे में आया, उसने मुझे मेरी कमर से पकड़ा, फिर छोड़ दिया और अजीब बातें कर रहा था। पोलोनियस कहता है मुझे लगता है वह तुम्हारे प्रेम में पागल हो गया है। लेकिन पोलोनियस गलत था। हैमलेट की मैडनेस का कारण ओफेलिया नहीं, उसके मन में केवल एक सवाल था, उसके पिता की मौत का बदला लिया तो लिया कैसे जाए। क्लॉडियस को हैमलेट पर शक होने लगता है। वह सोचता है क्या हैमलेट सच में पागल है या कुछ छिपा रहा है। क्लॉडियस हैमलेट के बचपन के दो दोस्त रोज़ेनक्रेंस्ट और गिल्डेस्ट्रेन को बुलाता है। वो कहता है हैमलेट के करीब जाओ और पता करो कि उसके मन में क्या चल रहा है। अगर तुमने बता दिया तो तुम्हें उचित इनाम दिया जाएगा। ये दोनों महालालची चले जाते हैं, लेकिन हैमलेट बहुत क्लेवर है। वह बहुत इजीली समझ जाता है कि दोनों उसे स्पाई करने आए हैं, उसकी जासूसी करने आए हैं। वह उनके सवालों का जवाब धीरे धीरे नहीं देता। तो रोज़ेनक्रेंस्ट और गिल्डेस्ट्रेन कहते हैं छोड़ो ना यार हैमलेट, आओ मेरे पास ना एक प्ले मंडली आई है, एक नाटक करने वाले आए हैं, तुम्हें मिलाते हैं। हैमलेट एक्साइटेड हो जाता है। उसके मन में एक ब्रिलियंट आइडिया आता है। हैमलेट उनसे एक प्ले परफॉर्म करने को कहता है, मर्डर ऑफ गोंजाइगो। वो मान जाते हैं। वो कहता है मैं तुम्हें एक स्पीच लिख कर दूंगा, तुम वो स्पीच बिल्कुल वैसे ही करना। और अब वो प्ले
परफॉर्म किया जाने वाला था। प्ले में एक राजा को उसका अपना भाई पॉइजन देकर मार देता है, फिर मर्डरर उस राजा की पत्नी से शादी कर लेता है। बिल्कुल वही कहानी जो हैमलेट के पिता के साथ हुई। हैमलेट जाकर बैठ जाता है, प्ले परफॉर्म होता है तो हैमलेट जाकर बैठता है ओफेलिया के पास और अपने मन ही मन कहता है अगर क्लॉडियस गिल्टी होगा तो उसके चेहरा सब कुछ बता देगा। फिर प्ले शुरू होता है, मंच पर मर्डर का सीन आता है। तभी अचानक क्लॉडियस बेचैन हो जाता है। क्लॉडियस स्टॉप द प्ले। क्लॉडियस वहां से उठकर चला जाता है। हैमलेट समझ जाता है कि घोस्ट सच बोल रहा था, क्लॉडियस ही मर्डरर है। वो होरेशियो से कहता है देखा ना, चाचा के मन के चूर को देखा ना, द प्लेयर्स द थिंग्स। अब उसे रिवेंज लेने का पूरा विश्वास हो चुका था। लेकिन हैमलेट की सबसे बड़ी समस्या अभी भी वही थी, वह सोचता बहुत था, करता कुछ नहीं। उसके सामने था कि वह आराम से बदला ले ले, लेकिन उसके मन में जीवन और मृत्यु के सवाल थे। और इसी समय शेक्सपियर हैमलेट के माध्यम से लिटरेचर का सबसे फेमस फिलोसॉफिकल क्वेश्चन प्रस्तुत करते हैं, टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन। ये आयम्बिक पेटामीटर का बेस्ट एग्जाम्पल है। इसका मतलब है जीना या ना जीना। यहाँ पर हैमलेट सोचता है क्या जीवन के दुखों को सहते रहना बेहतर है या मृत्यु की सफरिंग का अंत। लेकिन हैमलेट किसी आसान कंक्लूजन पर नहीं पहुंचता, क्योंकि हैमलेट का कैरेक्टर ही डाउट और थॉट से बना हुआ है। वह बहुत प्रोक्रेस्टिनेशन करता है। अब हैमलेट अपनी मां गर्तुस से मिलने जाता है, जो उसे कई बार बुला चुकी है। रास्ते में जाते समय उसे क्लॉडियस मिलता है, जो कि प्रेयर कर रहा था। उसके पास बेस्ट टाइमिंग थी कि वह इजिली क्लॉडियस को मार दे, लेकिन फिर वह सोचता है और यह सोचता है कि अभी मैंने इसे मारा तो यह स्वर्ग में चला जाएगा, दूसरा मौका मिलेगा। हैमलेट की माँ उससे बहुत नाराज है। हैमलेट कहती है माँ आपने मेरे पिता को इतनी जल्दी कैसे बुला दिया। गर्तुस अपने बेटे को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन हैमलेट बहुत एंग्री था। इसी दौरान उसे लगता है कि वही पर्दे के पीछे छिपा हुआ है। हैमलेट क्या करता है, बात कर रहा होता अपनी माँ से और बहुत ही अजीब और जोर जबरदस्ती वाली बातें चल रही होती हैं। तो गर्तुस करती है मुझे मारना चाहते हो हैमलेट। पर्दे के पीछे छिपा था पोलोनियस। उससे लगता है कि हैमलेट कहीं मार ना दे, तो अचानक वो क्या करता है, हेल्प हेल्प चिल्लाता है। तब तलवार से पर्दे के पीछे हैमलेट वार कर देता है और एक चीख सुनाई देती है। छिपा हुआ पोलोनियस वहीं ढेर हो जाता है। हैमलेट ने रिवेंज में पहले सबसे बड़ी गलती कर दी। उसका टारगेट तो क्लॉडियस था, लेकिन मर पोलोनियस गया। लेकिन एक दुख की बात और थी कि उसको कोई गम नहीं था पोलोनियस को मारने का। अब इस डेथ का असर बहुत दूर तक जाने वाला था। अपने पिता के मृत्यु के बाद ओफेलिया पूरी तरीके से टूट जाती है। जिस व्यक्ति से वो प्रेम करती थी हैमलेट, उसी के हाथे उसके पिता की मृत्यु हो गई। उसका भाई लेतर दूर था, वो फ्रांस गया था। उसकी दुनिया भी बिखर चुकी थी। ओफेलिया का व्यवहार पूरी तरीके से बदल जाता है। वो फूलों से बात करती है, पुरानी यादें याद करती है। धीरे धीरे उसकी स्थिति बद से बदतर होती जाती है। फिर एक दिन खबर आती है कि ओफेलिया डूबकर मर गई। ओफेलिया का भाई लेतर डेनमार्क से वापस आता है। वह अपने पिता के मृत्यु का बदला लेना चाहता था और क्लॉडियस इस एंगर का फायदा उठाता है। लेतस पूछता है बताओ मुझे मेरे पिता की मौत का बदला कैसे मिलेगा। क्लॉडियस कहता है कोई बात नहीं बेटा, मेरे पास एक योजना है। क्लॉडियस और लेतर्स मिलकर हैमलेट को मारने का एक योजना बनाते हैं। लेतर्स को स्वार्ड वाली पॉइजन लगाकर दिया जाता है। अगर वह हैमलेट को एक बार भी घायल कर दे तो हैमलेट मर जाएगा। असल में ये हुआ था ना कि हैमलेट को पोलोनियस के मौत के बाद उसे लंदन भेज रहे थे ये लोग रोजेनक्रेंस एंड गिल्डरस्ट्रेन के साथ, और एक लेटर था जिसमें लिखा गया था कि हैमलेट को मार दो। लेकिन हैमलेट फिर से वही होशियार, उसने नाम अल्टर कर दिया और रोजेनक्रेंस एंड गिल्डरस्ट्रेन का नाम उसमें डाल दिया और खुद भाग आया है। ठीक है, अब स्वार्ड वाला प्लान फेल होने ही वाला था। ठीक है, हुआ क्या, जो क्लॉडियस पॉइजनस वाइन तैयार, अगर स्वार्ड वाला प्लान फेल हो गया तो क्लॉडियस ने एक पॉइजनस वाइन तैयार रखी थी। अब हैमलेट के लिए डेथ ट्रिप तैयार था। हुआ क्या, इधर हैमलेट डेनमार्क वापस आता है। एक दिन वह ग्रेव यार्ड में पहुंचता है। वहां ग्रेव डिगर्स कब्र खोद रहे थे। हैमलेट उनसे मजाक करता है। फिर एक स्कल दिखाई देती है। ग्रेव डिगर बताता है यह यॉरिक की स्कल है। यॉरिक वही व्यक्ति है जो हैमलेट के बचपन में कोर्ट जेस्चर हुआ करता था। हैमलेट स्कल्स को हाथों में लेकर जीवन और मृत्यु के बारे में सोचता है। कहता है जो व्यक्ति कभी हंसाता था आज केवल उसकी हड्डियां बची हुई है।
हैमलेट को एहसास होता है राजा हो या गरीब सबको मृत्यु बराबर सजा देती है। अब हैमलेट को पता चलता है कि यहाँ पर किसी और की कब्र नहीं ओफिलिया की कब्र खोदी जा रही है। वो वहां पहुंचता है। लेटर अपनी बहन के लिए बहुत दुखी है। हैमलेट भी इमोशनल हो जाता है। वह कब्र में कूद जाता है। फिलहाल में लेटर्स और हैमलेट दोनों कब्र में है। वह कहता है वह ओफिलिया से प्रेम करता है लेकिन बहुत दूर हो चुकी है। तभी लेटर्स और हैमलेट में लड़ाई हो जाती है तो हैमलेट कहता है तुम जैसे 10,000 भाइयों से भी ज्यादा मैं ओफिलिया से प्रेम करता था। दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होती है और यहीं से हैमलेट और लेटर्स की फाइनल कन्फ्रंटेशन की शुरुआत होती है। दोनों को रोका जाता है। क्लॉडियस हैमलेट को फेंसिंग मैच के लिए तैयार करता है। हैमलेट को लगता है यह केवल फ्रेंडली कंपटीशन है लेकिन असल में यह एक मर्डर प्लान था। लेटर्स की स्वार्ड पे पॉइजन लगा हुआ था और क्लॉडियस ने पॉइजनस वाइन तैयार कर रखी थी। अगर जीत भी जाता है हैमलेट ना तो फिर वाइन पीकर मर जाएगा। मैच शुरू होता है, एक अटैक, 2 अटैक और आखिरकार लेटर्स और हैमलेट आपस में लड़ाई करते हैं लेकिन हैमलेट बहुत इजीली लेटर्स को हरा रहा होता है। लेकिन लेटर्स भी एक योद्धा था। उसने हैमलेट को पॉइजनस स्वॉर्ड से तलवार से घायल कर दिया। दोनों के संघर्ष में तलवार बदल जाती है। अब लेटर्स भी उसी पॉइजनस तलवार से घायल हो जाता है। क्लॉडियस हैमलेट को पॉइजनस वाइन देने का ट्राई करता है लेकिन हैमलेट वाइन नहीं पीता। गर्ट्रूड अपने बेटे को जीतता हुआ देखकर वो वाइन पी लेती है और कुछ ही देर में उसे समझ आ जाता है कि वाइन में पॉइजन था। वो कहती द ड्रिंक आई पॉइजन। गर्ट्रूड मर जाती है। अब लेटर को सच्चाई समझ आती है कि यह सब क्लॉडियस की योजना थी। हैमलेट अब क्लॉडियस की ओर देखता है और हैमलेट क्लॉडियस को भी पॉइजनस स्वॉर्ड से वहीं पर मार देता है। उसी पॉइजनस वाइन को पीने के लिए मजबूर करता है। क्लॉडियस की मृत्यु हो जाती है लेकिन हैमलेट भी पॉइजनस स्वॉर्ड से घायल था और लेटर्स भी मर रहा था। अब लेटर्स हैमलेट से माफी मांगता है कि मुझे माफ कर दो। हैमलेट भी उससे माफी मांगता है कि मेरी वजह से तुम्हारा पूरा परिवार खत्म हो गया है। लेटर्स की मृत्यु हो जाती है। हैमलेट भी धीरे धीरे अपनी अंतिम सांस की ओर बढ़ रहा होता है। हैमलेट का सबसे भरोसेमंद दोस्त होरेशियो की ओर देखता है। होरेशियो हैमलेट के साथ मरना चाहता है लेकिन हैमलेट उसे रोक देता है कि तुम जीवित रहो, क्योंकि हैमलेट चाहता था कि दुनिया को सच्चाई पता चले और उसकी कहानी दुनिया को बताई जाए, उसके पिता की हत्या का सच सामने लाया जाए, उसके रिवेंज की पूरी कहानी लोगों तक पहुंचे। और फिर हैमलेट के अंतिम शब्द आते हैं, द रेस्ट इज साइलेंस, यानी बाकी सब मौन है और हैमलेट की मृत्यु हो जाती है। जब हैमलेट की मृत्यु होती है तो डेनमार्क का रॉयल फैमिली लगभग समाप्त हो चुका है। गर्ट्रूड मर चुकी है, क्लॉडियस मर चुका है, लेटर्स, हैमलेट, ओफिलिया और पॉलिनियस भी मारा जा चुका है। अंत में नॉर्वे का प्रिंस फोर्टिनब्रास वहां पहुंचता है। डेनमार्क का थ्रोन खाली है और हैमलेट को एक महान प्रिंस की तरह अंतिम सम्मान दिया जाता है। लेकिन उसके साथ केवल एक राजकुमार की मृत्यु नहीं हुई, उसके साथ एक पूरी ट्रेजेडिक दुनिया खत्म हो गई। तो दोस्तों, हैमलेट की कहानी हमें सिखाती है केवल रिवेंज नहीं, यह हमें दिखाती है कि जब इंसान के भीतर ग्रीफ, एंगर, डाउट, रिवेंज एक साथ पैदा हो जाए तो उसका असर केवल उस व्यक्ति पर नहीं बल्कि उसके आसपास वाले लोगों पर पड़ता है। हैमलेट की सबसे बड़ी ताकत थी उसकी इंटेलिजेंस, लेकिन उसकी इंटेलिजेंस ही सबसे बड़ी वीकनेस बन गई थी। वो हर चीज में इतना ज्यादा सोचता रहा, एक्शन में इतना डिले होता गया कि शेक्सपियर इसी कॉन्फ्लिक्ट के माध्यम से हैमलेट को एक टाइमलेस कैरेक्टर बना देते हैं। एक ऐसा कैरेक्टर है जो आज भी हमसे सवाल करता है, टू बी और नॉट टू बी, यानी जीवन का अर्थ क्या है, और शायद इसी सवाल का कोई आसान आंसर हो भी नहीं सकता। यही हैमलेट की ट्रेजेडी है, यही उसकी ग्रेटनेस है और यही शेक्सपियर की कहानी है जो इसे इतना पावरफुल बनाती है। भले कोई इस प्ले की इतनी बुराई करे लेकिन बिना पढ़े इसे रह नहीं सकता। खैर, टीलियस इलियट ने इसे आर्टिस्टिक फेलियर बोला है, जबकि सैमुअल जॉनसन ने इसे ट्रेजेडी इन एक्शन बोला है, इन एक्शन, ठीक है, नोवल एक्शन बोला है उन्होंने ओथेलो को। दोस्तों धन्यवाद। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो, मेरी मेहनत पसंद आई हो, तो आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक शेयर करें। आप वीडियो कितने दिन बाद देख रहे हैं, कहाँ से देख रहे हैं, कब देख रहे हैं, यू कैन कमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपके कोई भी फरमाइश हो पूरी की जाएंगी। थैंक यू।